जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है जिनका कल पेपर है। आपको बता दें विद्यार्थियों, हमने आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्न डाल दिए थे, पहले भी आपने देखे होंगे श्री गणेश मैथ क्लास कोर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर लेकर आया हूँ जिससे कल आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। विद्यार्थियों ठीक है, अपन चलते हैं आज फिर से अध्याय 1 से ही लेकर चलते हैं जिससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। इनमें से 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल मिला के आते हैं, जिसमें सत्य सत्य और खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द वाली प्रश्न और रिक्त स्थान, सही विकल्प सब मिला के। तो अब आपको बता दें, अपन चलते हैं अध्याय 1 से ही चलते हैं। तो यहाँ पर तो विद्यार्थी देख लें वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर। आपके किताब से क्या आ सकता है क्या नहीं कल के पेपर में। तो यहाँ देखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, पहले भी बताई थी, ध्यान दे लें। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है आपकी प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बेटा सही से याद कर लेना इसको। और उसके बाद आप ध्यान देंगे जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं उनका समयकाल ध्यान से याद रखें, 1777 से 1855। दिख तो सही रहा होगा विद्यार्थियों। तो अब अपन देखते हैं, इन्होंने एक कृति रखी, कृति मतलब रचना की है, उसका नाम है डिस्क्विशंस अर्थमेटिक। इसको लर्न कर लेना सही से। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, इसको सही से याद करें। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ठीक है। इनके तथा उनका नाम सभी समय 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन सम्मिलित हैं। और तीसरे नंबर के खुद ही हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ हो सकता है HCF की परिभाषा पूछ दें। तो HCF की परिभाषा संख्या में प्रत्येक वैनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। यदि LCM की पूछें तो संख्या में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाता है। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर रिक्त स्थान में भी पूछ सकता है बेटा। तो बराबर कई बार आ गया, रिक्त स्थान बराबर करके आपको भरना होता है, तो वहां भरेंगे आप A क्रॉस B। उसके बाद चलिए आगे, और ध्यान दें अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5 अपरिमेय और पाई भी अपरिमेय, पाई भी अपरिमेय संख्या, ध्यान रहे। एक चीज और ध्यान रखिए, प्रमेय 1.2, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P A स्क्वायर को विभाज्य करती है, तो P A को भी विभाज्य करेगी जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी ध्यान रखें। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है तथा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ये दोनों पॉइंटों को अच्छे तरीके से याद रखें।
उसके बाद देखें सारांश, हर अध्याय का सारांश पढ़ के जाना है, अभी पढ़ लेना बेटा हर अध्याय का। फिर देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये फिर आगे देखो सारांश में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंडन किस क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां तक कर लीजिए वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही। दूसरा पॉइंट, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको सही से, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर विभाजित तो p a को भी विभाजित करेगा। √2 √3 इत्यादि क्या है, अपरिमित संख्या। इसमें पाई भी आएगा, पाई अगर पूछ ले पाई कौन सी संख्या है तो अपरिमित। और यहां पर वैसे दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला भी ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM इंटू HCF, या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो ये बेटा अपने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो कंप्लीट हुए। अब अपन चलते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 की ओर तो देखते हैं अध्याय 2 में क्या है। आ जाइए यहां अध्याय 2 क्या आ सकता है आपके पेपर में, वह देखिए। तो आप देखते चलें। तो ठीक है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात या पावर बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात, ठीक है, इसे ध्यान रखें। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो ये तुम्हें दिख रहे हैं, ये बहुपद, ये तुम्हारे 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4y में घात 2 का बहुपद है। ये 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x माइनस √2 4x में घात 3 का बहुपद है। और 7u पे घात 6 माइनस 3/2u पे घात 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8 4u में घात 6 का बहुपद है। व्यंजक 1/x माइनस 1 √x प्लस 2 और 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इत्यादि बहुपद नहीं है। ध्यान रखना इसमें से बहुपद नहीं है। इनमें से कोई पूछ लिया बहुपद नहीं है तो ध्यान रखना ये चीज बहुपद नहीं है, ये देख लो, ठीक है। अब यहां से आपके लिए आता है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद, यहां से 3 बहुत सुपर महत्वपूर्ण है। ये घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। और यदि कोई पूछे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल और घात 2 को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसी प्रकार एक और आएगा घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आप देखेंगे ये आ गया। तो अब त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। हाँ, व्यापक रूप पे ध्यान दें। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ध्यान रखना, ax पे घात 3 प्लस bx पे घात 2 प्लस cx दंडी है। सही से ध्यान रखना, जहां a b c d वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0। एक रेखिक बहुपद ax प्लस b a बराबर नहीं है 0 पर ध्यान देंगे।
कि y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसा कहलाएगा, एक सरल रेखा है, ध्यान रखना। y बराबर ए एक्स प्लस बी है, y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में, बुक से उठा लीजिए, यदि बुक नहीं ली है तो बुक में लगाते चलें। और यहाँ पे देखें एक और यहाँ से जो बनने का चांस है वो देखिए, व्यापक रूप में एक रेखा के बहुपद ए एक्स प्लस बी कॉमा ए बराबर नहीं है 0 के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है। कैसा सरल रेखा, जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस बी बटा ए कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखे बहुपद ए एक्स प्लस बी कॉमा ए बराबर नहीं है 0 का केवल एक शून्यक है, जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यहां से देखेंगे वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी कॉमा ए बराबर नहीं है 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला की तरह अथवा नीचे की ओर खुला की तरह का होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a बड़ा है 0 या a छोटा है 0 से। इन वक्रों को परवलय कहते हैं, इंग्लिश में पैराबोला, ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे ग्राफ दिया जाएगा तो आपके पेपर में आ सकता है एक, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ x अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या बेटा पूछी जाएगी, तो शून्यकों की संख्या यहाँ 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 0 ही रहेगी बेटा, यहाँ पर भी नहीं, कोई शून्यक नहीं है, तो द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं है इस वाली कंडीशन में। अब आपको बता दें, यदि यहाँ शून्य कोई संख्या जैसे पूछी जाए तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे शून्य की संख्या ये 1 और 2, और यहाँ पर शून्य कोई संख्या 1 ये टच हो रही है, एक ही मानी जाएगी, और यहां 2। यहां से आ जाएगा, देखिए नीचे दी गई आकृति में ग्राफ देखिए, प्रत्येक आकृति में जहां एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px की शून्य कोई संख्या ज्ञात की। यहाँ देखो पहला बार फिगर देखेंगे, चित्र देखेंगे, यहाँ पे शून्यकों की संख्या बेटा 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काट रहा है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है, ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा, 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 2 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या केवल 1 है, ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर भी 1 ही है, टच होके जाए, जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तो 1 ही मानेंगे बेटा, तो 1 है। और यहाँ पर 1 2 3 4, शून्य कोई संख्या 4, तो ये देख रहे हैं लिया। तो ऐसे ही यहाँ शून्य कोई संख्या इस वाली फिगर में कोई भी नहीं होगी, तो ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे शून्य कोई संख्या 1 है, यहाँ 1 2 3 है, और इस स्थिति में शून्य कोई संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे शून्य कोई संख्या 1 2 3 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे शून्य कोई संख्या 1 2 और 3 है। अब ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा सी बटाए। ध्यान से, मुझे लग रहा है शायद इनमें से कोई ना कोई आए।
कल पेपर में मिल सकता है, ध्यान रखना। कल के लिए बहुत ही जबरदस्त अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए सुबह ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पर जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो वे इन सूत्रों को भी ध्यान से याद रखें, क्योंकि परीक्षा है, पता नहीं एग्जामिनर की क्या इच्छा है, परीक्षा पराई इच्छा, उसके मन में जो आए वह पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। तो ये वाली फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, यदि आप 100 में 100 अंक की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। और इसके बाद यहां देखें, सारांश हर अध्याय का पढ़ना है। घात 1, 2 और 3 के बहुपद को क्रमशः रेखिक बहुपद, मतलब घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं और ए बराबर नहीं है 0 के रूप का होता है। ध्यान रखना, ये द्विघात बहुपद है। एक बहुपद पी एक्स के शून्य को उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ध्यान रखना, द्विघात के 2, त्रिघात के 3। और ये अध्याय 2 कंप्लीट हुआ, विद्यार्थियों बने रहें। अब आते हैं अपन अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 आपके लिए ला रहे हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। और आ जाइए, आपको ले ही चलते हैं जहां से निश्चित ऑब्जेक्टिव कल सुबह मिलेगा आपको। ध्यान दें, रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विषय हल। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। ध्यान रखना, असंगत युग्म ये है। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रेखिक समीकरणों का संगत कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। और आश्रित युग्म, ध्यान रहे, रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। अब आप देखेंगे पहली पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ध्यान से पढ़ के आना इसे। रेखा समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, असंगत बोलते हैं इसे। रेखा संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आश्रित संगत जिन्हें बोलते हैं। ये रेखा यहां दिखा रहे हैं प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं संपाती हैं, ये रेखाएं समांतर। संपाती में ध्यान दें, प्रतिच्छेद में a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। काट लीजिए, 1/3 हो रहा है यहाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस 1/2 हो रहा है, यहाँ 1/3 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद ही होगी। और संपाती में देखें, संपाती में 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 हो गया। और 9 एकम 9 9 दूनी 18, तीनों कंडीशन बराबर होंगी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस स्थिति में संपाती होंगी। और यहाँ देखें 1/2 बन गया, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 1/2 बनेगा, लेकिन 4 एकम 4 36 बार, यहाँ 1/3 बनना है, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। तो ये रेखा कैसे होंगी? समांतर। ठीक है, तो अब अपन अब मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए पॉजिटिव एनर्जी दे ही दूं। आप सोच रहे होंगे टाइम लग रहा है, बस वीडियो देख लीजिए। पूर्णतः नंबर तुम्हारी कोशिश कर रहा हूं, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव बाहर ना जाए। तो ध्यान दें, यहाँ 100% डाल दो,
100% कल धरा मिलेगा ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई, मैं टाइप बता रहा हूँ 100% ऑब्जेक्टिव यहाँ से कल मिलेगा। कल नहीं मिले तो कहना कि गणेश सर क्या कह रहे थे। मिलने का तरीका कैसे भी, मैं टाइप बता रहा हूँ कैसे आ सकता है, वो देखिए। अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखा पूछे कैसी रेखा होगी, प्रच्छेद करती हुई, और हल पूछे तो कौन सा हल होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। दूसरी बात, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों कंडीशन बराबर है, तो रेखा कैसी है, समपाती। यदि हल में पूछे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ऐसे में कौन सी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं बोलेंगे, और हल में कोई हल नहीं। एक तो ये टाइप हो गया। इसमें ये भी पूछ सकते हैं, ये बात जहाँ पूछे इस वाली स्थिति को बोलेंगे संगत युग। कैसा, संगत, और ये तुम्हारा असंगत युग, और ये तुम्हारी आश्रित संगत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ निश्चित ओटी मिलना है, सुबह देख लेना पेपर में, और पेपर में मिल जाए तो बता देना सर मिली थी। तो अब चलते हैं और आगे की ओर। अब तो आ जाओ भग के, आप एक बार और बता सकते हैं, आपको बता तो दी निश्चित आने वाली ओटी बता दी आपको। यहां से आप देख वो पहले ही समझ आया हूं, जो 100% में बताया था उसी में ये है, ध्यान दें। A1/A2 बराबर नहीं B1/A, इस तरह रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है। अभी पहले भी बताया आया हूं, इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म असंगत होता है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है या संगत, आश्रित संगत। चले तो अपन अध्याय 3, अब आ जाइए अध्याय 4 की ओर। तो अपन चलते हैं अध्याय 4 की ओर। धैर्य बने रहे वीडियो पर, पूर्णतः वीडियो देखें जिससे आपके अच्छे अंक आएंगे। आज ही कवर करा दे रहा हूं 30 नंबर तुम्हारे, कोशिश कर रहा हूं भगवान की कृपा से आपके 30 में 30 कल आए। चलिए उसके बाद द्विघात समीकरण आ जाइए। अब देखें, व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त, इनका समय 598-665 में ax² + bx राव c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ax² + b धन c बराबर 0 कर लेना। बाद में श्रीधराचार्य ने 1025 में एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ।
जैसा भास्कर द्वितीय ने लिखा, एक अरब गणतज्ञ अल-ख्वारिज़मी लगभग इनकी जो समय है 800 ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। अब अब्राहम बारहिया नासीयूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक लिबर एम्बाडूरम में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए। तो ध्यान दें, ये लिबर एम्बाडूरम किसकी पुस्तक है? अब्राहम बारहिया नासीयूरो, जो 1145 में लिखी है। अब आप देखें द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस b धन c बराबर 0 ये प्रकार की होती है, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं तथा a बराबर नहीं है 0। ये द्विघात समीकरण के उदाहरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है क्या? ax स्क्वायर प्लस b धन c बराबर 0। ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछे है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस b धन c बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे और उसके बाद अब देखेंगे एक्स बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है कि द्विघात बहुपदी एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी के शून्य और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 के एक मूल एक ही है। ये फॉर्मूला समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 के मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये श्रीधराचार्य ने सूत्र दिया था, जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना, द्विघाती सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसे यहां से फिर जबरदस्त ध्यान रहे, याद करके जाना है निश्चित। यहां से भी बेहतरीन आपको कल पेपर में देखने को मिल सकता है। इसमें से कोई ना कोई दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, दो भिन्न वास्तविक मूल हों, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से। तो यहां से बहुत जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कल मिल सकती हैं ये मोस्ट। तो याद रखें विद्यार्थियों इसे अच्छे से। इसके बाद आप फटाफट सारांश देखें जो मैंने बताया है, हर अध्याय का सारांश। चर एक्स में एक द्विघात बहुपदी एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 के एक प्रकार का होता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको दिए जा रहे हैं, पढ़ लें पॉइंट फटाफट, ये भी पढ़ लें। और यहाँ द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 के मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a द्वारा दिए होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0। और द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0, दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। और ये अध्याय 4 कंप्लीट। थोड़ा अब अपना स्पीड बढ़ाते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि अपने
14 चैप्टर तक पहुंचना है और अब अपन आ रहे हैं 5 अध्याय की ओर। तो अध्याय 5 में क्या पढ़ना है आपको वह देखें फटाफट, जल्दी से जल्द आ जाइए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ये आ गया तुम्हारा अध्याय 5। यहां से आप देखें, चलिए आ जाइए। आ जाओ। एक समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी की परिभाषा ध्यान रखना। एक समांतर श्रेणी, ध्यान दें, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अच्छे से याद कर लेना, समांतर श्रेणी परिभाषा पूछ सकती है। दूसरी बात बेटा, एपी का फुल फॉर्म ना पूछ दे कहीं, एपी का तो मीनिंग सहित याद कर लेना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का पूरा नाम। अब एक देखेंगे सार्वंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। ध्यान दें, पहले एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं, जितने का डिफरेंस होता है। यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, सत्य सत्य में पूछ सकता है एपी का सार्वंतर कैसे धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, या शून्य, या धनात्मक ही होता है केवल, या ऋणात्मक होता है या शून्य होता है, कैसे भी, तो ध्यान रखना। और अब आप यहां से चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 एक समांतर श्रेणी को निरूपण करती है जहां a पहला पद है और d सार्वंतर है। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इसे याद कर लेना, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देखें विद्यार्थियों, यहां से अपन और तो उसके बाद के जो प्रश्न हैं थोड़ा देखेंगे। एनवा पद, अब एनवा पद की ओर चलते हैं। जो एपी का एनवा पद आप देखेंगे, एपी का एनवा पद ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। तो अब आ जाइए एनवा पद, एनवा पद ए एन बराबर a प्लस एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। एपी का व्यापक पद, ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। ए एन को एपी का क्या कहते हैं? व्यापक पद। यदि किसी एपी में एम पद है तो ए एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। इस टाइप की ओटी ध्यान दे लेना। एपी 7, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, ऐसी कोई आती है तो जैसे 30वां पद पूछा है, कौन सा पद पूछा है? 30वां। तो 30वां पद के लिए आप क्या लिखेंगे? A30। A30 बराबर फॉर्मूला क्या बचा? a प्लस 29d। तो A30 बराबर a का मान क्या है? यहाँ पहला पद होता है वो a का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान, डी का मान क्या है? डी निकालते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1।
तो 7 में से 10 घटा दीजिए, 7 में से 10 घटाया तो कितना आया -3, तो डी का मान तुम्हारा कितना हो गया -3। तो गुणा करते हैं यहाँ 10 प्लस का माइनस में गुणा होगा तो 29 दिए 87, माइनस के कितने होगा 87, 3 में 27, 3 6 2 8। अब 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो माइनस का 77, तो -77 सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा यहाँ पे देखा AP -3 -1 बटा 2 का 11वां पद, तो 11वां पद निकालना है। 11वां पद A11 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा A प्लस 10D, A प्लस 10D। तो A11 निकालेंगे तो A का मान यहाँ कितना है -3 प्लस 10 इंटू D का मान A2 -A1, मतलब -1 बटा 2 में से माइनस करना है। A1 कितना है -3, -3 को अगर माइनस करेंगे D बराबर A2 -A1, -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो द्वितीय 6 में से 1 गया 5 बटा 2, मतलब डी का मान कितना हो गया 5 बटा 2, 2 से काट दो 2 5 10, 5 गुणा 5 25, तो मतलब 3 प्लस 25, 25 में से 3 को माइनस कर दें तो 22 आंसर आ जाएगा जो तुम्हारा जो 22, तो 22 ए वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि ए ओटी आती है तो ऐसे करते हैं। n पदों का योग, अब n पदों का योग के लिए यहाँ आपके पास सूत्र आने वाले हैं। AP का n पदों का योग, तो किसी AP के प्रथम n पदों का योग S निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। S n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला S बराबर n बटा 2 a प्लस an, S बराबर n बटा 2 a प्लस l। तो आगे फिर चलते हैं। तो यहाँ देखें फटाफट सारांश, मैंने बताया हर अध्याय का सारांश पढ़ें। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाती है। AP का व्यापक रूप a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d आगे पढ़ा चुका हूँ, और ऐसे देखते चले जाएं। यहाँ संख्याओं की एक दी हुई सूची AP होती है। यदि अंतर हो A2 -A1, A3 -A2, A4 -A3 डॉट 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 से एक ही समान मान प्राप्त हो, अर्थात k के विभिन्न मानों के लिए a k प्लस 1 माइनस a के एक ही हो, मतलब सारवंतर समान हो, तो वो क्या होगी ए प्रथम पद A और सारवंतर D वाली AP का nवां पद या व्यापक पद निम्नलिखित सूत्र से द्वारा प्राप्त होता है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। और किसी AP के प्रथम n पदों का योग S बराबर n बटा 2 2a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी से प्राप्त होता है। यदि एक परिमित AP का अंतिम पद L है तो इस AP के सभी पदों का योग S बराबर n बटा 2 a प्लस L से प्राप्त होता है। यदि A, B, C AP में है तब B बराबर a प्लस C बटे 2, B A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। तो ये 5 अध्याय फिनिश। अपन अध्याय 6 की ओर चलते हैं। विद्यार्थी अध्याय 6 की ओर आ जाइए। तो यहाँ अध्याय 6 अध्याय 6 त्रिभुज
ठीक है। तो त्रिभुज में देखें समान त्रिज्या वाली सभी वृत्त सर्वांग सम होती हैं। समान लंबाई की भुजा वाली सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं तथा समान लंबाई भुजा वाली सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सभी वृत्त सर्वांग सम है, ये सभी वर्ग सर्वांग सम है और सभी समबाहु त्रिभुज ये हैं वो सभी जो सर्वांग सम ये त्रिभुज दिख रहे हैं आपको सर्वांग सम है। अब आप देखेंगे ये सभी आकृतियां जिन्हें हम समरूप कहते हैं। समरूप ये समरूप भी कहेंगे, ये समरूप है समरूप, ठीक है। समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु उनके अमाप समान ना हो, समान होने आवश्यक नहीं है, अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे हो? समरूप। दो वर्गों के बारे में अथवा दो समबाहु त्रिभुजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी वृत्तों की तरह ही यहाँ सभी वर्ग समरूप हैं तथा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। अब देखें, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। इसे सही से करें और उसके बाद अपन चलते हैं जी। देख लो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो तथा इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। इसे करना यहां से उसके बाद देखिए, यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि एक बहुभुज की किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो, यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा, याद रखना। अब आ जाओ, इसमें भरना है सभी वृत्त होते हैं कैसे होते हैं? सभी वृत्त समरूप। उसके बाद देखिए सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। और सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और उसके बाद अपन ऊपर चलें, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर। पहले नंबर पे खाली स्थान में बराबर भरना, दूसरे वाले में इसमें तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। और ये हो गए त्रिभुज की समरूपता। तो दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आपको याद होगा त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है, इसलिए हम त्रिभुज की समरूपता के लिए भी वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुज की समरूपता के लिए लिखे थे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों पॉइंट याद करें, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। अब ध्यान दें, थेल्स का समय क्या काल याद रखें 640 से 540। ध्यान से
640 से 540। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने, यूनान पूछ सकता है थेल्स कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। तो एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया जो नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझने के लिए यहाँ चलिए अब अपन, ये रही तुम्हारी प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता। इसे याद रखना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सही से याद कर लेना बेटा इसको। और उसके बाद आपके लिए एक देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, देखिए प्रमेय 6.2 को भी याद करना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रश्नों को लगा के जाना अच्छे से, आ रहा इनमें से एक कल। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों की क्रमशः बराबर हो तो वे त्रिभुज कोण योग गुण धर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ए समरूपता कसौटी को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह ये है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपर्युक्त को दो त्रिभुजों की समरूपता की एक कसौटी कहा जाता है। प्रमेय 6.5 देखें, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सारांश देखिए बेटा, समय का अभाव है, जल्दी से देखें। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृति, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। भुजाओं की समान संख्या वाली दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। नंबर 5, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। नंबर 6, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी से, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी से, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एस समरूपता कसौटी से, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को
इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे है समरूपता कसौटी से। इसके बाद अपन अध्याय 7 पर आ जाए, जहां से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज आपके लिए अभी बताने जा रहे हैं। अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति। महत्वपूर्ण चीज लेकर आ रहा हूं। किसी बिंदु की यहां पर ये स्क्रीन पर अभी अक्षर सही नहीं दिख रहा है, चलिए फिर भी देखिए। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो यहां तक देखें, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। एक डेफिनेशन है महत्वपूर्ण। दूसरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप के होते हैं तथा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। ये लाने अपने मैथ में से याद कर लेना सही से। तो अब आप देख रहे हो, अब दिख रही होगी ये। अब आप यहां एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसी डेफिनेशन के अनुसार। किसी ने कह दिया 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाई? वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक मतलब 4 होगी। यदि वाई अक्ष से दूरी कोई पूछे तो 3। क्यों? वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, स्टाफ में कोई ओटी आ जाए। महत्वपूर्ण ओटी है वो, ध्यान रखना। वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर पर बी है धन सी, ए बराबर नहीं है 0 का आलेख एक परवलय होता है। वस्तुतः आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति एक बीजीय साधन के रूप में विकसित की गई है। चलो इसको ज्यादा खास नहीं है, इसे भले नहीं ध्यान दो। उसके बाद आप आ जाए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे एक प्रश्न आएगा निश्चित। तो अपन पहुंचते हैं दूरी सूत्र की ओर। ये रहा तुम्हारा दूरी सूत्र। P x1 y1 की और Q x2 y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अंडर में P की बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो दूरी सूत्र कहलाता है। और बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी वो P बराबर अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। मूल बिंदु से दूरी बिंदु P, तो अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान दें, मूल बिंदु से किसी ने a b की दूरी पूछी है, a b की मूल बिंदु से दूरी। जैसे यहाँ एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी पूछे तो अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बी की मूल बिंदु से पूछे तो बेटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपन चलते हैं आगे की ओर। इसमें और क्या देखना है आपको?
इसमें बस विभाजन सूत्र और देखिए, और तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला है, फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं आप सवाल भी। यहाँ विभाजन सूत्र जिसे इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, ये तुम्हारा विभाजन सूत्र आ गया। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, इसे क्या बोलते हैं विभाजन सूत्र। हाँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला और ध्यान रखना, यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस 2 को मैं फिनिश कर दूं तो अपॉन 2, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद आ जाइए सारांश पे, फटाफट पढ़ लें सारांश। हर एक मैथ के सारांश के हर एक अध्याय पढ़ना है, हर एक मैथ के वो हर अध्याय का सारांश पढ़ना है आपको, हर अध्याय का सारांश। पहला पॉइंट देखे px1y1 qx2y2 बीच की दूरी अभी बताई थी, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु px, y की मूल बिंदु से दूरी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। उस बिंदु px, y के निर्देशांक बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो निम्नलिखित होते हैं। इनके भी देखिए तो m1x2 प्लस ये विभाजन सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और ये देखें बिंदु px1 y1 और qx2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड pq के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो अभी लिखाए थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होते हैं। चलिए, और ये अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब अपन जल्दी से जल्दी अध्याय 8 की ओर। मुझे पता है आप पेपर की तैयारी में लगी हुई है, आपके लिए समय कितना टाइम मोस्ट है, तो हम जल्दी से जल्दी अब ले रहे हैं अध्याय 8 के महत्वपूर्ण। आपको क्या अध्याय 8 में करना है क्या नहीं करना है ये बताना चाहता हूँ बेटा। अध्याय 8 फटाफट आ जाइए अध्याय 8 की ओर। तो हम आपको बता दें बेटा अध्याय 8 की तो आप ट्रिग्नोमेट्री सूत्र कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री टेबल अभी मैं बता दे रहा हूं क्या याद करना है आपको। जे आ गई बेटा, ये अध्याय 8 महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। त्रिकोणमिति सारणी इसे सही से याद कर लें। सानी 0 डिग्री का मान 0, सान 30 का 1/2, सान 45 का 1/2 और सान 60 का √3/2 और सान 90 का 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो प्रत्येक याद होना चाहिए। cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0 और tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का अपरिभाषित, cosec 0 का अपरिभाषित, cosec 30 का 2, cosec 45 √2, cosec 60 का 2/√3, cosec 90 का 1, cosec 0 का 1, cosec 30 का 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 अपरिभाषित और cot 0 का परिभाषित, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0। विद्यार्थियों आपको बता दें, चलो यदि आप इतने याद नहीं कर पा रहे, यहाँ से कल एक निश्चित आएगा, एक निश्चित समझ लीजिए, एक निश्चित पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक निश्चित ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसलिए अब अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं ट्रिक बता दूं।
तो साइन के मान लो याद कर लिया आपने साइन के, तो साइन किसका अपोजिट होता है कोसेक का, किसका अपोजिट होता है कोसेक का। तो जे वाली वैल्यू अपोजिट कर दो। अपोजिट कैसे करो, जब जीरो के नीचे कुछ नहीं तो परिमाण है, वन का भाग जीरो दें तो क्या होगा अपरिभाषित। अब यहाँ देखें इसे उल्टा कर दो, दो ऊपर एक नीचे, एक का भाग दो में देंगे, जब ऊपर एक है तो निचली वाली संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि दो ऊपर जाए एक नीचे, एक का भाग दो में देंगे तो दो ही तो आएगा बेटा। तो इसलिए आप इसको उल्टी कर, ऊपर बनो तो ओनली अपोजिट करना है, दो ऊपर भेजना है। तो अगर कोसेक 30 का कितना हो गया 2, और यहाँ रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और जी 2 ऊपर पहुंचेगा तो रूट 3 नीचे, 2 रूट 3, और एक के बटे में एक करें तो एक का एक हम भाग देंगे तो एक ही आएगा। देखो साइन का अपोजिट क्या हुआ कोसेक। तो यहाँ से आपको पता चलेगी कोसेक की वैल्यू साइन की याद करिए तो कोसेक। अब ध्यान दो, अब आपने साइन की कर ली, कोसेक की कर ली, कॉस की कर ली, और साइन जे कॉस की निकालना है तो इसके अपोजिट ही कर देंगे। जो 90 का मान है इसे रिटर्न कर दो, एक कॉस 60 का जो नाम मान है वैसे 30 वर्ग रूट 3/2, और यहाँ 1/2 1/2 0, इसको रिटर्न। अब आप tan की लिखना है, तो tan के लिखने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन के बटे में कॉस हो तो क्या मिलता है tan, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या मिलता है tan थीटा। तो ऐसे ही मानो साइन के इस वाली वैल्यू के कौन में ये, तो tan के नीचे मिल जाएगी, तो एक का भाग जीरो में देंगे तो जीरो आ गया, ध्यान दें। और यहाँ देखिए साइन के 1/2 में इसका भाग रहे 2 से 2 कटा तो 1/√3 ये हो गया। यहाँ देखिए 1/√2 का 1/√2 में भाग देंगे, एक बार कटा। यहाँ देखिए 2 से 2 कटा, √3, एक का भाग √3 में दें √3 बना, और 0 का भाग 1 में दें तो अपरिभाषित। कॉट हो गया, tan हो गया, tan किसका। अब ध्यान दें कोसेक अभी समझ आई दिया, कोसेक समझ आई दिया। सेक क्या है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा करते सेक मिल जाएगा, और कॉट को tan का उल्टा करते। तो ये तुम्हारी हो गई अध्याय 8 की महत्वपूर्ण जो मैंने बताई थी। इस सारणी को याद कर ले, इससे पूछेगा, ध्यान रखें। और सारणी में से और फॉर्मूला सूत्र भी याद रखें, सूत्र याद रखें। और अब अपन सारांश पे आते हैं, थोड़ा इसके क्या है, फटाफट आ जाइए। सारांश, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, सानी बराबर कोण एक ही सम्मुख हो जावटे कर्ण, कॉस बराबर कोण एक ही संलग्न हो जावटे कर्ण, और tan बराबर कोण एक ही सम्मुख हो जावा बटे कोण एक ही संलग्न हो जा। कॉसेक बराबर 1 सानी, सेक बराबर 1 कॉसी, tan बराबर 1 कोटे, tan बराबर सानी बटे कॉसी। ये सही से याद रखें। यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है, याद होने चाहिए। साइन कॉस का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि सेक कुछ 0 डिग्री से बड़ा या बराबर 1 और 90 से छोटा होता है। या कॉसे की 0 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से ए का मान बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा, और 90 से छोटा या बराबर का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा मान tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से और भी फॉर्मूला निकलती हैं, सब में से 5-5-15 फॉर्मूला हो जाते हैं, वो पता होगा आपको, तो वो याद रखें। अब अपन आते हैं अध्याय 9 की ओर। जल्द से जल्द अध्याय 9 में क्या है महत्वपूर्ण वो बता दें। आपको 3 डेफिनेशन याद करनी है बेटा, बस अध्याय 9 में और कुछ नहीं है। वहाँ से एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, एक और चीज़ बता देंगे, तो आप अध्याय 9 में फटाफट आ जाओ। बस 3 डेफिनेशन ध्यान दें, अध्याय 9 को फिनिश करें, और अध्याय 9 की यहीं से मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं, अध्याय 9 आ जाते हैं। देखिए आपको अध्याय 9 में क्या याद करना है, दृष्ट रेखा, यहां से आपको निश्चित मिल जाएगी। क्या हो रहा है,
देखिए, तो दृष्टि रेखा की परिभाषा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा या तो दृष्टि रेखा आएगी, या उन्नयन कोण की परिभाषा, या अवनमन कोण, ये तीनों में से निश्चित मानो एक आएगी, तीनों में से निश्चित। कल पेपर में आपको धरी मिलेगी, या तो दृष्टि रेखा पूछी जाए, या उन्नयन कोण, या अवनमन कोण, या फिर पूछ सकता है तो ये से त्रिकोणमिति के अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं की बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो बेटा ये तीनों डेफिनेशन याद रखना, दृष्टि रेखा की, उन्नयन कोण की और अवनमन कोण की। और ये अब आपके लिए टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्या क्या मोस्ट है, वो आप अपने हिसाब से तैयारी करें, जिससे आपको तैयारी भी करने हैं गणित के कल पेपर के। तो ये हाँ, एक चीज और बता देना, यदि कोई ओटी बन जाए एक, तो वो चीज और देखे, तो यहाँ मान लो पूछ रहे वो कि जहाँ तो किसी पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई समान है, किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है, मान लो समान है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण तो बेटा कितना बनता है? 45 डिग्री। और निकाला कैसे आता है? अगर नहीं भी पता तो ये समकोण एबीसी में tan थीटा लगा देना। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार h बटा h, h एकम h, तो tan थीटा बराबर क्या बचा? 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan से tan फिनिश, तो थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। हमेशा लंबाई और ऊंचाई समान है तो 45 डिग्री से हो जाएगा। हाँ, एक सिस्टम और है, यही मत रट के रहना, नहीं मैंने ये बता दी ऊंचाई लंबाई, हो सकता है मैंने कह दी उसकी एक पेड़ की छाया, उसके एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ये छाया ऊंचाई की √3 गुना है, √3, ऊंचाई कितनी थी? h का √3 गुना, तो tan थीटा फिर लगा देना। समकोण tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया? आधार कितना हो गया? h, वो √3 इंटू h, √3 इंटू h, h से h कटा 1 बटा √3, तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3 कितने का वैल्यू है? tan 30 डिग्री का मान, tan 30, tan से tan कटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? अब 45 नहीं होगा, अब बेटा हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। तो इस टाइप से कोई ओटी आए तो आप कर देना पेपर में। तो अब अपन चलते हैं फिर अध्याय 9 की ओटी हो गई। अब अपन चलते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 में देखें क्या है महत्वपूर्ण, को देखिए फटाफट आ जाए अध्याय 10 की ओर। व्रत की परिभाषा पूछ दे तो आप बता देना, व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु या केंद्र से अचल दूरी पर होती है। ये हो गए। उसके बाद आ जाओ, ये व्रत है, ये रेखा जा रही है, इसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जो व्रत को क्रॉस करके जाती है छेदक रेखा कहते हैं, जो स्पर्श करके जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहां से परिभाषा भी बन जाएगी। अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा, वह रेखा जो व्रत के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है या किसी भी बिंदु को काटती नहीं है, वह अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। छेदक रेखा व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये तीनों ओटी महत्वपूर्ण थी, वो मैंने समझा दी। अब अपन चलते हैं व्रत की स्पर्श रेखा। और देखो ये लिखी है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। याद कर लेना बेटा, निश्चित जो बता रहे हैं उनमें से कल आपको निश्चित मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। आप कहोगे वास्तव में गणित सर ने बताया वो फंसा। व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसको लर्न करके जाना, व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अपना मैथ रखिए, अंडरलाइन करते जाइए जो बता रहा हूं उसे। किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। स्पर्श रेखा व्रत के वैनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु की परिभाषा आ जाए तो ध्यान रखना, स्पर्श रेखा और व्रत के वैनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं तथा स्पर्श रेखा व्रत के वैनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं।
अब आ जाओ प्रमेय 10.1 को लर्न करके जाना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और एक प्रश्न मुझे लग रहा है कल मिलेगा आपको ये प्रश्न भी, थ्योरम 10.1 इसके चांस है कल पेपर में आने के। यहां पे ध्यान देंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ध्यान रखना, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु की बात हुई तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अविलंब भी कहते हैं। ध्यान रखें। तो ये आ गए, अब ध्यान दें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर परिचय करती है? स्पर्श रेखा केवल एक बार देना, एक बिंदु पर परिचय करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर परिचित करने वाली रेखा क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं बेटा? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना इनको। ठीक है, ये दूरी क्षेत्र से निकाल लेना फटाफट। यहां पर ये पूछी गई है ऑब्जेक्टिव टाइम में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई आती है। तो इसका आंसर तुम्हारा D 119 सेंटीमीटर है। तो आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का कोई वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु पर PQ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q से इस प्रकार मिलती है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ ये हो गया यहां पर पॉइंट Q ले लिया और ये P, ये तुम्हारा हो गया P। तो OQ की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या तुम्हारी कितनी है? त्रिज्या दी है जो OP है, ये 90 डिग्री का हो गई, ये OP, ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई पूछी है, PQ की लंबाई होगी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण स्क्वायर डायरेक्ट कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? 12 का स्क्वायर में कर दे रहा हूँ 144, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब 5 का बराबर 25, आधार स्क्वायर, आधार क्या तुम्हारा? PQ का स्क्वायर। तो यहाँ 144 हो गया 12 का बराबर, तो 144 25 प्लस का स्क्वायर आया माइनस का 25 बराबर PQ स्क्वायर। तो यहाँ से घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9 और 3 में 2 गया 1 और यहाँ वर्ग हटाएंगे यहाँ, तो PQ बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 119 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो। इसी प्रकार देखें बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान रखना, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु एरा बाह्य बिंदु, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो खींची जाती है उनकी लंबाई ये वाली लेंथ बराबर होती है। ठीक है, और बताएं वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है।
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। यहां पर फिर आ गया क्वेश्चन उसी टाइप से, तो अब मैंने बताया वो आप खुद कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ध्यान देना। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो थोड़ा मैं यही समझा दे रहा हूँ, रफली समझा दे रहा हूँ। एक क्या कह रहा है, वृत्त ले लो, चलो मैंने वृत्त ले लिया बेटा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा जो तुम्हारी बेटा वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, ये Q हो गया, ये केंद्र वो हो गया, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो क्या पूछी है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मैंने ले ली OP, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, उसे दे दिया P पॉइंट 24 सेंटीमीटर, तो OP निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर हो रहा, अभी मैंने बताया कर्ण स्क्वायर हो रहा, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो, कर्ण का मान कितना है 25, तो 25 का वर्ग कर दिए, 25 का वर्ग कितना होगा बेटा 625, कर्ण स्क्वायर हो रहा, लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 24 का वर्ग बेटा कितना हो गया 576, इसको इस साइड घटाइए, 625 में से 576 को माइनस कर दीजिए बेटा, बराबर कितना हो गया OP स्क्वायर, घटाए 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, यहाँ 5 में 5 गया 0, ये तुम्हारा OP अगर यहाँ लिखेंगे स्क्वायर हटाएं तो यहाँ इंक्लूड आ जाएगा, और 49 कितने का वर्गमूल होगा बेटा, 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, तो OP की जो लंबाई आ गई बेटा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही। तो अब देखेंगे यहां, ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव यहां आपको दिख रहा है, यहां पूछा है आकृति 10.11, ये आकृति 10.11 में TP और TQ केंद्रों वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110, ये POQ 110 है, PTQ निकालना है, PTQ मतलब ए वाला एंगल निकालना है बेटा, ये निकालना है। तो ध्यान दो ट्रिक देखिए, यहाँ मैंने अभी बताया था वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला या तो कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ये कितना होगा बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ 90 90 और 180 जिनको जोड़ दो, 90 और 90 180, 180 में 110 और जोड़ दीजिए तो तुम्हारा कितना हो गया 290, 290 हो गया। चतुर्भुज में चार और कितनी होती है 360 डिग्री के, 360 डिग्री में से 290 को घटा दीजिए 0 डिग्री, और 16 में इतना हो गया 7, यहाँ कोई नहीं, 70 डिग्री आंसर देखें फटाफट उस पर लगा दें, तो बी ऑप्शन। उसके बाद देखें, अब अपन चलते हैं और आगे, एक और आगे ओटी, जाखन ओटी सॉल्व वाली आ रही है, तो मैं तुमको समझा भी रहा हूँ, बाई चांस पेपर में मिल जाएगी तो आप लगा के तो आओगे, सही कहोगे गणेश सर ने बताई स्टार्ट। अब ध्यान दें क्या कह रहा है कि PO केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB इस पर रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, कितनी पर झुकी है 80 डिग्री, थोड़ा मैं वैसे फिगर बना ले रहा हूँ, हल्का 80 डिग्री कोण पर झुकी है स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी है, तो ये केंद्र हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगी 40 डिग्री, 40 हो गई, थोड़ा चलो मैं बड़ा सा ले ले रहा हूँ, ये और एंगल P, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये P हो गया, ये PA हो गया, ये PB हो गया, ये O पॉइंट हो गया, PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, 80 मतलब ये 80 डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 40 डिग्री बेटा, और यहाँ पर भी कितना हो गया 40 डिग्री दिख रहा है, और ए हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो अपने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कौन PO मतलब O कौन पूछा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है 180 डिग्री, ये त्रिभुज बन गया, तो 40 में 90 जोड़ो कितना होगा 130, 180 में से 130 डिग्री घटा दो तो 50 डिग्री आंसर जहां मिल रहा हो वहां लगा दो,
50 डिग्री है, ये ऑप्शन राइट हो गया। अब सारांश देख ले फटाफट। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है और बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो अध्याय 10 कंप्लीट। और आए अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 देखें फटाफट। देखेंगे एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्य खंड कहलाता है। ध्यान रखना त्रिज्य खंडी परिभाषा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं जी है एक त्रिज्या एक जी है और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है बेटा, त्रिज्य खंड परिभाषा। अब आ जाए एक और सिस्टम त्रिज्य खंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तथा वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग देखो बताते हैं आ जाइए। यहां से डेफिनेशन दूसरी बनी गई। क्या मैंने बताया? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा ये हो गई एक जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो घिरा हो तो वह क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड की परिभाषा आया तो ये लिखनी है और त्रिज्या खंड की आया जो ऊपर बताई ये लिखनी है। अब यहां पर देखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना। और दूसरा फॉर्मूला एक और है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री नहीं लगी है, अंशों में कोण थीटा है तो फिर थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रख लेना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ये वाला उदाहरण 1 सॉरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ये अच्छा प्रश्न है, पेपर में कल आ सकता है। ये भी वाला प्रश्न ध्यान रखें। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसके आने के चांस है, ध्यान रखना पेपर में। पहला क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, पहला चौथा पांचवा क्वेश्चन लगा लें और जो मैंने उदाहरण बताया इनमें से निश्चित मिल जाए तुम्हें 11 चैप्टर में, पेपर में कल पेपर में। उसके बाद ये देखो ओटी एक और ऑब्जेक्टिव आ गया। यहां देखें निम्नलिखित का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री, त्रिज्या R, कैपिटल R लेनी है, कोण P लेनी है, ठीक है। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना P डिग्री 360 बटे 360 इंटू पाई, डिग्री से डिग्री मान लो नीचे 360 गया तो थीटा का मान कितना P डिग्री बटे 360 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर का मान यहाँ क्या ले आ रहा है कैपिटल आर, तो पाई आर का स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो डिग्री से डिग्री फ्रेश मान लो। तो अब मैं 2 का गुणा कर दूं ऊपर और 2 का नीचे, तो क्या पोजीशन बनेगी आपकी P बटा 360 का डबल करिए 720 और
इंटू 2 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर। ए ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन ए सी वाला राइट हो गया। तो विद्यार्थी देखेंगे और इसके बाद सारांश देख लें फटाफट। त्रिज्या आर वाली वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होती है। त्रिज्या आर वाली वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखें, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मान संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। लर्न कर लें इसे जल्द से जल्द। और ये अध्याय 11 फिनिश। अध्याय 12 यहाँ पर आ रहे हैं। अध्याय 12 को अध्याय 12 देखेंगे और अध्याय 12 में क्या है? अध्याय 12 में तो सूत्र आएंगे घनाभ के, शंकु के, बेलन के और गोला के। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सभी फॉर्मूला लिखाए हैं। तो ये घनाभ सुन लें, घनाभ का आयतन पूछा है तो L इंटू बी इंटू एच या ए बी सी भी लिख सकते हो। ए बी सी में आए तो ए बी सी घनाभ का आयतन। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या एल बी एच का प्रयोग करें तो एल बी एच के हिसाब से लिख देना। अब आ जाए शंकु। शंकु का आयतन में लिखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो पाई आर एच और शंकु के छिन्नक के त्रियक ऊंचाई एल बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो जो वृत्त बनना है वृत्त का लग जाए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। गोला, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले में से फिर आएगा अर्धगोले। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या सी एस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखते चलें ये अर्धगोले वगैरह। चलिए अपन और यहां से आप घन में और कर लें। घन के बाई चांस घन के फॉर्मूला आ जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और घन का आयतन a क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, ये ध्यान रखना। और इसके बाद अपन आया सीधे सारांश पे। सारांश कुछ नहीं, इसमें सूत्र पूछे जाएंगे। सूत्र जो मैंने बताया सूत्र याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद अध्याय 13, अध्याय 13 और ये रहा 13। इसमें क्या करना है आपको फटाफट देख चलो। अध्याय 13 का यही सारांश से आपको बता दें। इसमें क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से सूत्र याद कर लो, कल्पित माध्य का सूत्र याद कर लें, पग विचलन विधि का सूत्र याद कर लें और वर्गीकृत आंकड़ों बहुलक का सूत्र याद करें और उसके बाद माध्यक का सूत्र, ये चीजें। और चलिए मैथ में क्या चीजें वो और देख लें थोड़ी। तुम्हारा एक फॉर्मूला और है, ये माध्यक का तो बता ही दिया। हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला याद रखें, ध्यान दें। ये 3 माध्यक और आप बहुलक प्लस 2 माध्यक, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और है, हाँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट बनता है। यदि n विषम है तो माध्यक n विषम है तो n + 1/2 प्रेक्षण का
मान होता है। यदि n समय तो माध्यक n/2 और n/2 + 1 भी प्रेक्षण के मानों का औसत माध्य होता है। औसत माध्य मतलब यहाँ प्लस आएगा बीच में, n/2 ये ब्रैकेट में अलग लिखना, 1/2 अलग बार लिख लेना, क्योंकि पदमानों का योगफल बटे पदों की कुल संख्या। यहाँ दो बार आएंगे, नहीं समझ पा रहे तो मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे बन जाएगा। 1/2 तो आ जाएगा बाहर ब्रैकेट में, n/2 और प्लस n/2 + 1 वे प्रेक्षण का मान लिख देना। ठीक है, ये हो गया बस। अब इसमें जो हमने बता दिया सारांश सूत्र बता दिए, उनके अलावा कुछ नहीं आएगा। और जो बहुलक का सूत्र है जो सारांश में ही बता दिया था। हाँ, इसमें एक चीज और है, वर्ग चिन्ह पूछ सकते हैं। वर्ग चिन्ह और समझ लें तो वर्ग चिन्ह जैसे किसी ने कह दिया 20 और 40 का वर्ग चिन्ह, तो दोनों नंबरों को जोड़े और आधा करें। 20 40 कितना हुआ 60, 60 का आधा करें तो कितना हो जाएगा बेटा 30। तो वर्ग चिन्ह ऐसे निकाला जाए। और उसके बाद आपको ये देख लें थोड़ा, एल को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल की माप, और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक में चलेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, अध्याय तुम्हारा ये 13 हो चुका है, तो लास्ट अध्याय अपन बस जंग जीतने वाले हैं बेटा। बस आपने इतना टाइम दिया वीडियो पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाए अध्याय लास्ट, बस फटाफट आ जाए। प्रायिकता, तो प्रायिकता के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रुचिका तथा अति व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं। एक इसने कहा RS वुडवर्ड। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, एक सिक्का है, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, हेड या टेल। तो एक सिक्के को यदि एक बार फेंका जाता तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी बनेगी, उस पे हाथ 1 लगाए, 2 पे हाथ 1, तो कितनी बनेगी 2। यदि एक सिक्के को दो बार फेंका जाता है तो 2 पे हाथ 2 का मतलब कितने बनेंगे 4। यदि एक सिक्के को किसी ने कहा 3 बार फेंके तो उसके संभव परिणाम कितने बनेंगे 8। इसी प्रकार फांसी में यदि पूछा तो फांसी में 6 प्लग होते हैं। एक बार फेंकने की बात हो तो 6 पे हाथ 1 बनेंगे, यदि 2 बार फेंके तो 36 बनेंगे, यदि 3 बार फेंके तो 216। फांसी को 3 बार फेंकने पर 213 परिणाम बनेंगे। तो आप यहाँ ये हो गया। और अब अपन चलते हैं आगे की ओर। प्रायिकता, तो ये P का ध्यान देते हैं, किसी घटना E की सैद्धांतिक प्रायिकता जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहा जाता है। P का फॉर्मूला E के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सही संभव परिणामों की संख्या, यही प्रायिकता का सूत्र है। और ध्यान दें, प्रायिकता की प्रयुक्त परिभाषा 1795 पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी। प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात कब हुआ, 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। और इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने इस विषय पर एक पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था, तो जे कार्डन ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययनों को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन गणितज्ञों में जेम्स बर्नौली, बेटा समय इसलिए बोल रहा हूँ 100 में 100 की, अगर नंबर चाहते 100 में 100 तो पता नहीं कौन से गणितज्ञ का समयकाल पूछ दे, इसलिए आपको याद रखना है। जेम्स बर्नौली 1654 से 1705, एडी मोइवरे इनका 1667 से 1754, और पियरे साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक सार्थक योगदान दिया। लाप्लास द्वारा 1812 में लिखी गई कृत, ये लिखी है थ्योरी एनालिटिक प्रोबेबिलिटीज को एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ध्यान रखें, पियरे साइमन लाप्लास, इनका समयकाल 1749 से 1827। ठीक है, चलिए अब
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। व्यापक रूप में भी यह सत्य है, ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि पी नहीं बराबर वन माइनस पी, ये ध्यान रखना। घटना ई नहीं को निरूपित करने के लिए घटना ई के ऊपर बार लगाते हैं, ई की पूरक घटना कहलाती है। हम यह भी कह सकते हैं ई और ई नहीं परस्पर पूरक घटनाएं हैं। अब ध्यान देना, 5 से 8 प्राप्त करना, 8 फलक ही नहीं होते 5 से 8 प्राप्त करने, तो इसलिए असंभव घटना हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से 8 प्राप्त करना 0 होगी, 0 में 6 का भाग दें 0, अर्थात उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। इम्पॉसिबल इवेंट इंग्लिश में, ध्यान दें, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। अब आ जाओ, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना या निर्धारित घटना। प्रायिकता फॉर्मूला एक और ध्यान दें, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। आ जाइए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो गई? 1। क्या भर दो बेटा? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटना नहीं हो सकती है 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? ऐसी घटना क्या कहलाएगी? संभव। ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सही प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। उसके बाद देखें, प्रायिकता 0 के बराबर तक होती है, तो 0 से छोटी तो हो गई नहीं, तो ये देखें यहाँ पर अपने डायरेक्टली निकालना है, तो प्रायिकता कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ये नहीं होगी, माइनस में कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में कल मिलेगा। संख्या चेंज कर सकता है या यही मिल जाए p बराबर 0.05, तो ये नहीं प्रायिकता, 1 में से घटा के निकाल देते हैं। तो ये, और अपन चलते हैं जल्द से जल्द, और ये आ गई तुम्हारी सारांश। तो ध्यान दें, प्रायिकता फॉर्मूला p बराबर e के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, और एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। घटना की प्रायिकता एक ऐसी संख्या p बराबर 0 से बड़ी या बराबर होगी, p 1 से छोटी या बराबर, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सही प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना ई के लिए p प्लस p नहीं बराबर 1 होता है, जहाँ ई घटना ई नहीं को व्यक्त करता है। ई और ई पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो जय श्री गणेश विद्यार्थियों, तो थोड़ा बता दें विद्यार्थियों, आज की क्लास ये कंप्लीट हुई। आपने अगर वीडियो में पूर्णतः देखी है, सही टाइम दिया है, तो इनमें से आपको कल बहुत प्रश्न जो 30 नंबर के में बोल रहे थे, और इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो डाली थी, आपको पता होगा, वो भी देख लो और इसको देख लो। तो मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, पूरे 30 में 30 नंबर आपके आएंगे इसमें। और पेपर में जो मैंने प्रश्न डाले थे उनको लगा लें, तो आप पूर्णतः नंबर 75 वहां रख रहे हैं, वो 70
तो 70 और 30 वो 45 नंबर वहाँ है। तो आप देखें 45 नंबर के हुए प्रश्न और 30 ये, तो 45 में 30 जोड़ दीजिए तो 75 अंक हो गए तुम्हारे। कितने अंक हो गए? 75 अंक। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से आप पूरे नंबर भी लाओगे। यदि आपने मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़ी है, आप रेगुलर मुझसे पढ़िए तो आपके यहाँ और अगर आपके 100 में 100 अंक आते हैं तो आप टेंशन मुक्त हो जाए। गणेश सर द्वारा स्कूटी आपको 100% मिलेगी गिफ्ट में, और 99 आए तो आपको लैपटॉप मिलेगा गिफ्ट में गणेश सर द्वारा। ये आपको पता है हर वर्ष देते हैं गणेश सर। और अगर 98 अंक आते हैं आपके तो गणेश सर आपको रेंजर साइकिल गिफ्ट करेंगे। और उनके बाद 80 नंबर तक तो मेरी इच्छा है, मैं जो भी करूंगा गिफ्ट वो वह ऊपर नहीं है, कुछ भी कर सकता हूँ। जय श्री गणेश नमः। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों, कल पेपर में कर दीजिए धुआं धुआं। जय श्री गणेश।